Good evening to all. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions of English literature. So let's get started without further delay. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं. क्वेश्चंस बेशक 5 हैं. वी हैव ओनली 5 क्वेश्चंस, बट on the basis of these 5 questions, we will try to discuss at least 25 questions here. So let's get started without further delay. तो पहले नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो है द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय. अब ये जो क्वेश्चंस हैं हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली अगर पर्पस बताएं तो उत्तराखंड लेक्चरर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है. इसके साथ साथ अगर हमारे जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे जॉन गर्ल्सवर्थ हैं तो यूपी टीजीटी में भी है, और कुछ ये लिटरेरी टर्म्स हैं. ठीक, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा. यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. तो क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय. जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी ग्रंडी. 4 ऑप्शन हमारे पास है इसमें, सिडनी ग्रंडी, सॉ, गर्ल्सवर्थ और सिडनी वेब करके, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिडनी ग्रंडी. सिडनी ग्रंडी ने जो है टर्म प्रॉब्लम प्ले को कॉइन किया हुआ है. अगर बात की जाए इसकी प्रॉब्लम प्ले जो है किसने लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें, और जो हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे लेक्चरर या अगर बात करें यूपी टीजीटी में जैसे गर्ल्सवर्थ थी. तो यहाँ पे देखिए सॉ हमारे पास है. सॉ का अगर पूरे फुल नेम की बात करें, इनका पूरा नाम अगर डिस्कस करें, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ, सुना होगा आपने. ठीक है, तो हम इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं. इसका आंसर हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, सिडनी ग्रंडी हैं जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले टर्म जो है कॉइन किया हुआ है. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. अब अगर बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन जो हमारे पास हैं, इनके थ्रू हम यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. जैसे हमारे पास गर्ल्सवर्थ हैं या फिर सॉ है. हम पहले जॉर्ज बर्नार्ड सॉ की बात कर लेते हैं. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. इफ वी टॉक अबाउट हिज लाइफ स्पैन, इनके लाइफ स्पैन की बात करें, ही वॉज बोर्न इन 1856. 1856 में इनका जन्म हुआ. आयरलैंड, ठीक है, आयरिश हैं ये, आयरिश प्लेराइट हैं, आयरलैंड के हैं, और डबलिन में इनका जन्म हुआ था. कहां हुआ था? डबलिन में, डबलिन आयरलैंड. ही वॉज डाइड इन 1950. 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है. ये इनका लाइफ स्पैन है 1856 टू 1950. किसकी बात चल रही है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की. ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1925. अगर इनके बारे में बात करें, इनको नोबेल प्राइज कब मिला हुआ था? 1925 में. जब हम बात कर रहे थे, हमने एक वीडियो में जब डिस्कस किया हुआ था आयरलैंड के जितने भी पोएट या प्लेराइट थे, जैसे कि W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, वो भी आयरिश हैं जिनको स्लीगो पोएट के नाम से जाना जाता है. हम W.B. ईट्स की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे W.B. ईट्स को 1923 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में. इसके अलावा सीमस हीनी करके आपने सुना होगा, सीमस हीनी का नाम आपने सुना होगा. ठीक, सीमस हीनी को कब मिला है? वो भी आयरलैंड के हैं, उनको 1995 में मिल रखा है. आयरलैंड के हम बात कर रहे हैं, ठीक, जो पोइट्स हैं. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हम बात कर रहे थे. इनका लाइफ स्पैन 1856 टू 1950. डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हो रखा है. नोबेल प्राइज इनको 1925 में मिला हुआ है. और प्लीजेंट और अनप्लीजेंट बोथ टाइप्स, दोनों टाइप के इन्होंने प्लेज लिखे हुए हैं. ही हैज रिटन बोथ टाइप्स ऑफ प्लेज, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट प्लेज. इसके अलावा बात करें तो इनके जो मेन वर्क हैं, किसकी बात चल रही है? हम बात कर रहे हैं जीबी शॉ की. किसकी बात कर रहे हैं हम? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की.
इनके अगर मेन वर्क्स की हम बात कर लें, जिसमें हमारे पास क्या है, वर्क्स आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन करके आपने सुना होगा। आर्म्स एंड द मैन जो है, इसके अलावा दूसरा अगर इनके वर्क की बात करें, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा किसका है आप बताएंगे, कंपेयर कराते हुए हम यहां पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सीजर एंड क्लियोपेट्रा है इनका वर्क, आर्म्स एंड दी मैन है, एंड मैन से ही मैन एंड सुपरमैन भी आप याद रख सकते हैं, मैन एंड सुपरमैन। ये किसके वर्क से हैं, ये जीवी शॉ के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं। और आर्म्स एंड मैन की बात करें तो 1896 में आया हुआ है, कब आ रखा है 1896 में। दूसरे वर्क की बात करें, सीजर एंड क्लियोपेट्रा हमारा है जो ये 1901 ये परफॉर्म हो रखे हैं कहने का मतलब, ठीक है। और अगर थर्ड मैन एंड सुपरमैन की बात करें 1905, ये आपको ध्यान रखना है, आर्म्स एंड द मैन 1896, सीजर एंड क्लियोपेट्रा 1901 एंड मैन एंड सुपरमैन 1905। नोबेल प्राइज मिल रखा है 1925 में, जन्म हो रखा है 1856 में, डेथ हो रखी है 1950 में। ये आपको ध्यान रखना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। क्यों हमने यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात की, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है। प्रॉब्लम प्ले टर्म जो है उसको कॉइन तो किया है सिडनी ग्रंडी ने, बट अगर उसकी बात करें उस पर आधारित प्लेज किसने लिखे हैं, तो वो लिखे हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है। और इसके अलावा जीबी शॉ के साथ साथ एक और ऐसे हमारे प्ले राइट हैं, एक ऐसे नोवेलिस्ट भी हैं, नोवेल भी लिखे इन्होंने, प्लेज भी लिखे हैं, जो है जॉन गॉल्सवर्थी, जो प्रॉब्लम प्लेज लिखा करते थे। प्रॉब्लम प्लेज के अगर बात करें तो वहां पे जीबी शॉ भी हैं हमारे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गॉल्सवर्थी भी है। अब प्रॉब्लम प्लेज होते क्या हैं, प्रॉब्लम प्लेज आर बेस्ड ऑन डेली लाइफ, किस पे आधारित होते हैं, डेली लाइफ पे आधारित होते हैं। हमारी डेली लाइफ का मतलब है दैनिक जीवन पर आधारित होते हैं, और जो हमारा दैनिक जीवन है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, समस्याओं से। हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, और उन प्रॉब्लम्स पे प्ले किसने लिखे हैं, जीबी शॉ और जॉन गॉल्सवर्थी ने लिखे हैं। कहने का मतलब अदर राइटर्स भी हैं, बट जो मेनली हमारे, अगर हम बात करें जो हमारे कोर्स में, अगर यूपीटीजीटी के पर्पज से बात करें या उत्तराखंड लेक्चरर के पर्पज से बात करें, या उत्तराखंड एलटी में भी अगर कहीं क्वेश्चन बनेगा इन फ्यूचर, एलटी का एग्जाम अगर होता है तो बाद में हमारे कुछ साथी इस वीडियो को उस टाइम पे भी वॉच कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है जीबी शॉ और जॉन गॉल्सवर्थी दोनों ही प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाने जाते हैं। तो इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डब्ल्यू ईट्स का जिक्र क्यों आया है यहाँ पे, डब्ल्यू ईट्स की अगर बात कर रहे हैं तो स्लीगो पोएट इनको कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा 1995 में सीमस हीनी का हमने जिक्र किया, जब आयरलैंड के हम यहाँ पे राइटर्स की बात कर रहे थे या पोइट्स की बात कर रहे थे, प्ले राइटर्स की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, हम बात करने जा रहे हैं जॉन गॉल्सवर्थी की। किसकी बात करने जा रहे हैं, गॉल्सवर्थी की बात हम करने जा रहे हैं। तो गॉल्सवर्थी की अगर हम बात करें तो गॉल्सवर्थी का पूरा नाम है जॉन गॉल्सवर्थी। OM करके आपको दिखने को मिलेगा। OM का मतलब है ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या है OM का मतलब, ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जॉन गॉल्सवर्थी का ऑर्डर ऑफ मेरिट। ही वॉज अपॉइंटेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929। ऑर्डर ऑफ मेरिट से अपॉइंट कब किया गया इनको, 1929। अब इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ जॉन गॉल्सवर्थी, ही वाज बोर्न इन 1867। जन्म कब हुआ था इनका, 1867 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1933। ये आपको ध्यान रखना है। किंगस्टन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। किंगस्टन कहाँ हुआ था, किंगस्टन, ये ध्यान रखना है, किंगस्टन यूके में इनका जन्म हुआ था, और 1933 लंदन यूके में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी, जॉन गॉल्सवर्थी। OM ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर बात करें, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1932। जॉन गॉल्सवर्थी को भी नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कब मिला इनको? नोबेल प्राइज की अगर बात करें, नोबेल प्राइज इनको मिला 1932, 1 year बिफोर हिज डेथ। 1 साल पहले इनकी डेथ से, इनकी डेथ होती है 1933 में, और इनको 1932 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसकी बात चल रही है? जॉन गॉल्सवर्थी की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भी प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं, और प्रॉब्लम प्लेज किस पे आधारित होते हैं? डेली लाइफ पे आधारित होती है। डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती है, मैंने ऐसे आपको लर्न करा रखा है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इनके वर्क्स की बात करें, इनके वर्क्स में अगर हम बात करें, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, आपने सुना होगा मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट वर्क है इनका, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा सिल्वर बॉक्स की बात की जाए, सिल्वर बॉक्स इनका आया हुआ है 1906 में। इसके अलावा जस्टिस इनका आ रखा है 1910 में। और इसके अलावा एक और वर्क अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट भी है और जो आप जिसको ट्रिक के माध्यम से भी लर्न कर सकते हैं, लॉयल्टीज करके है 1922 में। लॉयल्टीज कब आ रखा है? 1922 में। मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला वर्क, सिल्वर बॉक्स 1906 जहां से इनको फेम मिलती है, ठीक है। जस्टिस 1910, लॉयल्टीज 1922। जॉन गॉल्सवर्थी पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, साई इंग्लिश क्लासेस करके, ठीक है। चैनल का नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक। ये हमारे YouTube चैनल का नाम भी साई इंग्लिश क्लासेस है, फेसबुक पेज भी साई इंग्लिश क्लासेस के नाम से ही है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें 1922 में लॉयल्टीज की बात हमने की, ठीक। किसकी बात की? लॉयल्टीज की हमने बात की। तो यहीं पे मैं और कुछ पॉइंट्स कवर कराने जा रहा हूं, आप उनको भी ध्यान रख सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं यहां पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए 1922 का अगर जिक्र हो तो आपको बहुत सारे वर्क्स आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन उसमें से हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर which have been published in 1922। तो पहला वर्क है दी वेस्टलैंड, दी वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट का है। सेकंड वर्क की बात करें, ये किसका है? टी.एस. इलियट। आपको याद रखना है टॉमस स्टर्न इलियट, और टॉमस स्टर्न इलियट को मिला है 1948 में नोबेल प्राइज। कब मिल रखा है? 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है टॉमस स्टर्न इलियट को। और मैं यहीं पे पहले वेस्टलैंड के 3 जो इसमें 5 सेक्शंस हैं उनकी भी बात करूंगा इसी वीडियो में। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एटलीस्ट 25 बोला था, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट नॉट 25, वी आर गोइंग टू डिस्कस एटलीस्ट 50 नाउ। थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, आप इस वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं या इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी स्पीड बहुत हमारी तेज रहती है, हम कभी भी टाइम वेस्ट करने के बारे में सोचते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है समय की वैल्यू क्या है। टाइम इज प्रीसियस, टाइम इज मनी, इसीलिए कहा जाता है। वेस्टलैंड के 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है वेस्टलैंड के? 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं इसके, जिसकी शॉर्ट ट्रिक हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगी, VGFDW। देखिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, VGFDW। सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक हमने जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ पे अपलोड की हुई थी चैनल पे। आप देख सकते हैं, जब चैनल को, चैनल की इवन ये हो सकती है पहली वीडियो, आप इसको देख सकते हैं उस टाइम पे। बरियल ऑफ द डेथ, गेम ऑफ अ चेस, फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शंस हैं किसके? दी वेस्टलैंड के। और किसको डेडिकेटेड है वेस्टलैंड? इनके गुरु, उनके लिए इन्होंने एक यहां पे फ्रेज कॉइन किया है, इल मिग्रियोर फेब्रियो करके। तो कौन थे वो जिनको डेडिकेट कर रखा है, ये आपको बताना है। इसी वीडियो के अंत तक हम बताएंगे, लेकिन तब तक अगर आपको आंसर इसका आता है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, इसका आंसर भी आपको दिया जाएगा।
दूसरे अगर उसकी बात करें 1922 में और क्या क्या पब्लिश हुआ था। वेस्टलैंड तो हुआ था, इसके अलावा एक हमारे जेम्स जॉयस साहब थे जिनका यूलिसिस करके एक नोवेल था। यूलिसिस एक पोम भी है, ठीक, जो उत्तराखंड एलटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था। यूलिसिस पोम है, ठीक है, वो किसकी है वो आपको बताना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नोवेल की। ये एक नोवेल इसका जॉनरा, और ये जेम्स जॉयस का है, जेम्स जॉयस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वर्क की बात करें तो अभी हमने लॉयल्टीज का जिक्र किया था यहां पे। लॉयल्टीज 1922, ये किसका वर्क है? जॉन गाल्सवर्थी का। ये आपको ध्यान रखना है, गाल्सवर्थी 1922 हमने यहां पे डिस्कस किया। क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये साल है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट वर्ष है कहने का मतलब। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अब करने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ साथियों की जो प्रॉब्लम अक्सर रहती है कि सर क्लियरिटी को लेकर, तो आप जो है इसकी जो है सेटिंग में जाके वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि किस पे आपको देखना है, तो स्पीड भी वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ से आप ये जो आपको क्लियरिटी है उसका भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा, कि हो सकता है आपके फ़ोन की सेटिंग सही ना हो, उस वजह से भी आपको सही नहीं दिखता हो, और मुझे नहीं लगता क्लियरिटी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न इन अ प्ले। किसी भी प्ले में अगर बात करें तो अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित और सेंसेशनल, सनसनी पैदा कर देने वाला ऐसा कहीं पे टर्न आ जाए, मोड़ आ जाए, तो उसको क्या कहा जाता है इन अ प्ले। तो प्ले में उसको क्या कहा जाता है? वो जाना जाता है किस रूप में? मेलोड्रामा के रूप में जाना जाता है, कॉमेडी थिएटर के रूप में जाना जाता है, कपलेट के रूप में जाना जाता है, एब्सर्ड थिएटर के रूप में जाना जाता है। मेलोड्रामा क्या होता है? फॉर्म ऑफ एग्जेजरेटेड ड्रामा, बोल सकते हैं एक टाइप का क्या है? एग्जेजरेटेड ड्रामा है, एग्जेजरेटेड वर्जन ऑफ अ ड्रामा बोल सकते हैं। तो ये क्या है? एग्जेजरेटेड वर्जन ऑफ ड्रामा। एग्जेजरेटेड का मतलब क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर, एग्जेजरेट करना, चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोलना। हाइपरबली होता है ना, जैसे जिसको हाइपरबोल भी बोल देते हैं आप, हाइपरबली, ठीक है। एग्जेजरेटेड, चीजों को बड़ा चढ़ाकर। तो एग्जेजरेटेड वर्जन ऑफ ड्रामा, क्या बोला हमने? एग्जेजरेटेड वर्जन ऑफ ड्रामा, मेलोड्रामा, इन विच पीपल्स फीलिंग, जो लोगों की फीलिंग है, पीपल्स का मतलब है पीपल के बाद एपोस्ट्रोफी लग रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पीपल्स फीलिंग आर स्ट्रॉन्गर देन इन रियल लाइफ। जो रियल लाइफ में जो लोगों की फीलिंग्स होती है उससे भी बड़ा चढ़ाकर इसमें दिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा, ठीक। दूसरी अगर उसकी बात करें, कॉमेडी थिएटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। कॉमेडी थिएटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनएक्सपेक्टेड और सेंसेशनल टर्न कहीं पे मिल जाए प्ले में तो उसको कॉमेडी थिएटर के नाम से जाना जाता है। यू कैन नोट डाउन इट। अब यहां पे अगर बात करें टर्न कैसा है, मोड कैसा आ रहा है, सेंसेशनल एंड अनएक्सपेक्टेड। सेंसेशनल, देखिए वर्ड के अंत में अल आ जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। ग्रामर की बात कर रहे हैं हम यहां पे। नेचुरल, नेचर से बना नेचुरल, क्लास से बना क्लासिकल, कल्चर से बना कल्चरल। आपको इतनी आसानी से ये चीजें कहीं नहीं मिलने वाली। फिर से कह रहे हैं, अपने जो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है वो एक वीडियो में आपको इतनी आसानी से कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कल्चरल, अब देखिए दूसरा हमारे पास आ रहा है ईडी। ईडी क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करे? एडजेक्टिव का काम करे, वही तो पास्ट पार्टिसिपल है। एक्सपेक्टेड,
एक्सपेक्ट करना, आशा करना है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित कहने का मतलब। जैसे हमने बात की राइट, रोड, रिटन, रिटन ऑर्डर, एजुकेटेड पर्सन, डेवलप्ड कंट्री। थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप वॉच कर सकते हैं। तो कॉपलेट थिएटर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपलेट क्या होता है? दोहा बोलते हैं इसको हिंदी में। और जब विलियम शेक्सपियर का अपने सोनेट हमने जिक्र किया था, लास्ट वीडियो हमने सोनेट पे बनाई थी, तो उसमें ए बी सी डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ और लास्ट का जी जो है कपलेट है, दोहा, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है। हमने बताया था ये 3 जो है क्वार्टरेन है, 4-4 लाइन के हैं, और लास्ट का 2 लाइन का है, इसको कपलेट बोलते हैं। और 4-4 लाइन के जो है ये स्टेंजा, इनको क्वार्टरेन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? क्वार्टरेन बोला जाता है। 3 क्वार्टरेन, 3 into 4, और लास्ट का एक जो है आपका क्या हो जाएगा? कपलेट। तो कितना हो गया? 12 और ये 2, ये हो गए टोटल 14 लाइन का, 14 लाइन का होता है सोनेट, आपको पता है। और क्वार्टरेन, बैलेड स्टेंजा को भी क्वार्टरेन बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। लास्ट टाइम की भी अगर बात करें तो लेक्चरर में क्वेश्चन बना हुआ था क्वार्टरेन से रिलेटेड, तो बैलेड स्टेंजा को भी क्वार्टरेन बोला जाता है। एब्सर्ड थिएटर की हम बात करें, एब्सर्ड थिएटर जो है सैमुअल बेकेट का, आपने सुना होगा एक प्ले, वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो, वो जो है एब्सर्ड थिएटर यानी कि सैमुअल बेकेट का नाम। एब्सर्ड थिएटर से अगर रिलेटेड उसकी बात करें तो हमने किसका जिक्र किया यहाँ पे? सैमुअल बेकेट का। सैमुअल बेकेट भी आयरिश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सैमुअल बेकेट को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कब मिला ये आपको बताना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, यूजलेस रिपीटेशन। यूजलेस रिपीटेशन को क्या कहा जाता है? यूजलेस, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। पहले जिस वर्ड के अंत में लेस मिल जाए, जिस वर्ड के अंत में फुल मिल जाए, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, वैसे तो ये कोर्स रहता है एटलीस्ट 3 मंथ का या 6 मंथ का, बट जो भी साथी हमारे एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेयर देयर क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, सो दे कैन वॉच आवर वीडियोज। हमारी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट से बना पॉइंटलेस, बेतुका, यूजलेस या यूजफुल। अब ये क्या लग रहे हैं? हमारे प्रीफिक्स सफिक्स। जब वर्ड के अंत में लगता है सफिक्स बोलते हैं उसको प्रत्यय, और पहले लगता है प्रीफिक्स बोलते हैं उपसर्ग। तो ये फुल ये वही वाला है जैसे वेल और डन होता है ना, कहने का मतलब फुल ये FULL है, लेकिन ओमिशन हो जाता है लास्ट एक लेटर का, ठीक है, लास्ट लेटर का। तो यूजफुल, प्लेफुल, स्किलफुल, इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। तो रिपीटेशन जब होता है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? TION जिस वर्ड के अंत में आता है वो नाउन होता है, ये भी हमने बता रखा है। रिपीटेशन का मतलब है पुनरावृत्ति, फ्रीक्वेंसी। किसकी? यूजलेस, बार बार हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉनसेंस कहलाएगा, रिपीटेशन कहलाएगा, रिकरेंस कहलाएगा, टोटोलॉजी कहलाएगा। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटोलॉजी। और टोटो का मतलब होता है सेम, टोटो का मतलब होता है सेम, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या लॉजिक। टोटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टोटोलॉजी क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, अ न्यू इनोवेशन। देखो इनोवेशन क्या है, नवाचार बोलते हैं, ठीक है। और नवाचार क्या है, नई चीजें कुछ ऐड होंगी, तो ऑलरेडी डबल डबल यहाँ पे न्यू का मतलब भी नया है और इनोवेशन का मतलब भी नया है। इसके अलावा ईदर ही विल कम और ही वॉन्ट, ही विल नॉट, कहने का मतलब टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये भी टोटोलॉजी का एग्जांपल है। देखिए रिपीटेड, टू बी टू बी, टोटो का मतलब सेम से, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कहीं मतलब। नॉम डे प्लूम की बात करें, इसके अलावा रिपीटेशन आपको पता है, रिपीटेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो एलिट्रेशन आपने सुना होगा, अनुप्रास अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, बैटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर सो शी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर, ऐसे भी आपने सुना होगा ये वाला भी, ठीक है। एक ही लेटर का रिपीटेशन होना, लेटर का रिपीटेशन, ठीक है, जैसे बी बी बी, बेटी बॉट सम बटर, बी लेटर की यहां पे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है। और इसी में जब रिपीटेशन कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो कॉन्सोनेंस बोला जाता है, और वॉवल साउंड का हो तो एसोनेंस बोला जाता है। कॉन्सोनेंस, ये आपको ध्यान रखना है। रिकरेंस क्या होता है, ऑलरेडी हैपेंड और अपीयर्ड बिफोर, ऑलरेडी हैपेंड कोई चीज पहले से ही घटित हो चुकी हो, ठीक है, और अपीयर्ड बिफोर या पहले ही अपीयर हो चुकी हो, ये आपका क्या होता है, रिकरेंस इसको बोला जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉनसेंस तो आपको पता है, बकवास। नॉम डे प्लूम इज, नॉम डे प्लूम क्या है, नॉम डे प्लूम पेन नेम है, सरनेम है, शोर नेम है, निब नेम है। सो करेक्ट आंसर में भी पेन नेम, पेन नेम को ही नोम डे प्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेन नेम को नोम डे प्लूम कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पेन नेम के अदर नेम्स क्या हैं। पेन नेम पे आधारित वीडियो भी हमने बना रखी है, ठीक है। ओ हेनरी, इनका पेन नेम क्या है आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन। कमला दास, सुरैया बेगम, माधवी कुट्टी, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पेन नेम जो यूज करते हैं। क्यों किए जाते हैं यूज, क्योंकि कुछ केसेस में तो महिलाओं को, जब अगर कमला दास की बात करें तो वहां पे अलाउड नहीं था महिलाओं को लिखना, तो वो नाम बदल के लिखते थे। या पेन नेम क्यों यूज किया जाता है, जब कभी आपको किसी के ऊपर कुछ सटायर लिखना है या कुछ लिखना है या कुछ ऐसा आपको आर्टिकल लिखना है, आप नहीं चाहते कि आप अपने नाम से उसको लिखें, लेकिन असर उसका जो है असर भी देखने को मिले आपको और पता भी नहीं चले किसने लिखा, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसीलिए पेन नेम यूज किया जाता है। पेन नेम के अदर नेम क्या है, देखिए पेन नेम यानी कि पेन का मतलब है लिखने से, पेन डाउन या जॉट डाउन आपने सुना होगा, पेन नेम वहीं से बनता है। पेन नेम को ही एलियास बोला जाता है, पेन नेम को ही नोम डे प्लूम बोला जाता है, पेन नेम को ही सुब्रिकेट बोला जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और पेन नेम को ही स्यूडोनिम भी बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, एक वीडियो में इतना सारा कंटेंट एक ही वीडियो में, कहने का मतलब। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करना पड़ेगा।
इससे भी मजेदार वीडियो जो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। पेन नेम की बात चल रही थी, ठीक। अब बात करेंगे हम किसकी, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, a representation of a person or representation of person that is exaggerated for a comic effect। एक रिप्रेजेंटेशन किसका, किसी व्यक्ति का, that is exaggerated, जो बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है for a comic effect के लिए, ताकि हास्य उसमें बना रहे, उसको बड़ा चढ़ा के, कॉमिक इफेक्ट के लिए उसको बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का, तो वो क्या कहा जाता है, उसको कार्टून कहा जाता है। हास्यास्पद कहने का मतलब फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है, राउंड कैरेक्टर कहा जाता है, कैरिकेचर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में। फिर से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत जोरदार होने वाला है, और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो एक कमेंट अपनी तरफ से आप छोड़ सकते हैं, जो कि बहुत जो है मोटिवेशनल डोज का काम करेगा हमारे लिए भी। कार्टून नहीं होगा, फ्लैट कैरेक्टर नहीं होगा, राउंड कैरेक्टर भी नहीं होगा, कैरिकेचर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? कैरिकेचर। कैरिकेचर किसको बोलेंगे? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसी व्यक्ति का जो बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, क्या करने के लिए? कॉमिक इफेक्ट के लिए। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कॉमिक का मतलब है हास्य से संबंधित, ठीक। लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करें, हम जब नोवेल की बात करते हैं तो नोवेल के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हमने इससे पहले की वीडियोस में भी बताया था, नोवेल के 5 एलिमेंट्स हैं, जिसको PCNST करके बताया था। P फॉर प्लॉट, C फॉर कैरेक्टर, N फॉर नरेशन यानी कि वर्णन, S फॉर सेटिंग किसी स्थान पे आधारित, T फॉर थीम मैसेज जिसको बोलते हैं। अब किसी भी नोवेल में ये 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लॉट क्या होता है? स्टोरी लीनियर होती है। जब कहानी की बात करें तो एक सीधी रेखा में बताया जाएगा, सीधे सीधे बताया जाएगा, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ये हुआ करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा उसका अंत में भी क्या हुआ होगा। लेकिन प्लॉट ऐसा होता है, जानबूझकर इसमें क्या होता है, ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर सीक्वेंस ऑफ प्ले। कभी इसमें आपको प्रेजेंट दिखाया जाएगा, कभी पास्ट दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें क्यों दिखाई जाती है? ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, सस्पेंस बना रहे, और अगर आप पे सस्पेंस बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप लास्ट तक उसको वॉच करेंगे। जैसे आजकल यूट्यूबर भी बहुत सारे किसी न्यूज को लेके ऐसे कर देते हैं कि LT का रिजल्ट आएगा इस डेट पे, देखिए, और लास्ट में पता चला उस बारे में बात ही नहीं की, ठीक। तो पूरी वीडियो वॉच कर जाते हैं बहुत सारे साथी, तो इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जैसे आपने वो देखा होगा मुझसे शादी करोगी गाने में भी आपने देखा होगा। मैंने वीडियो मूवी तो नहीं देख रखी, लेकिन जो एक शॉर्ट वीडियो थी वो देखा था, तो उसमें वो ख्यालों में खो जाता है गाने के माध्यम से। कहने का मतलब जैसे मूवी में हमें दिखाया जाता है, मूवी में जब शुरुआत होती है तो दिखाया जाता है, उसके बाद हमें वो पास्ट में ले जाते हैं, उसके पास्ट में उसके साथ साथ ऐसा हुआ था तो उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आया, फिर उसी दौरान वो अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खो जाता है। कुल मिला के सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, इंटरेस्ट बनाया जाता है, ठीक। तो ये है प्लॉट। कैरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। नरेशन में हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात की थी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड LT के एग्जाम में भी पूछा गया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम एक टाइप की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि एक स्ट्रीम का मतलब धारा से, जलधारा से, उसकी तरह हमारे दिमाग में जो है थॉट्स आते हैं। कहने का मतलब हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो एक नॉन लीनियर फॉर्म में आते हैं, एक कहने का मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं आते हैं। उनको हमें क्या करना पड़ता है? सिस्टमेटिक करना पड़ता है। जैसे विचार किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में इतने सारे विचार आ जाते हैं, फिर उनको आप सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सेटिंग की बात करें, सेटिंग जैसे जहां पे कोई नोवेल आधारित है, कोई भी कहानी आधारित है जिस स्थान से, जैसे थॉमस हार्डी के नोवेल्स की सेटिंग वेसेक्स, योगना फटवा करके भी है, किसका है वो आप बताएंगे। थीम अगर बात करें तो मैसेज क्या दिया जा रहा है उसके थ्रू,
किसी स्टोरी, जैसे पोम की बात करें तो उसमें सेंट्रल आइडिया होता है, तो ये है थीम, यूनिवर्सल मैसेज बोलते हैं जिसको। ठीक, हम बात करेंगे यहां पे कैरेक्टर की। कितने दिनों बाद आज ये थोड़ा सा मौका मिला, तो खुद से ये चेक करना चाह रहे थे कि जो लिटरेचर पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत कमांड थी वो किस हद तक है, क्योंकि रिवीजन किसी भी चीज का जरूरी होता है। और बहुत लंबे अरसे से अगर बात करूं तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। आज संडे तो थोड़ा सा समय मिला, तो सोचा क्यों ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो इसमें अगर बात करें कैरेक्टर की हम बात करें, कैरेक्टर का मतलब एक तो चरित्र होता है, लेकिन यहाँ पे पात्र से है। पात्र, किसी भी कहानी में पात्र का होना जरूरी है। जैसे किसी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उसमें कोई लेटर या वर्ड्स ना आए। लेटर्स जैसे वर्ड्स का कोई महत्व नहीं रह जाता, वर्ड्स का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, एग्जिस्टेंस नहीं होगा अगर लेटर्स नहीं होंगे। तो ऐसे स्टोरी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा अगर वहां पे कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक, इसमें फ्लैट और राउंड कैरेक्टर, और ये टर्म किसने कॉइन किया था, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर? ये किया था हमारे E.M. फॉस्टर साहब ने। इनका एक वर्क था आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। आस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, ऑफ द नोवेल, नोवेल के पहलू, उपन्यास के पहलू। क्या 1927 में ये वर्क था, इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने जिक्र किया था फ्लैट और राउंड कैरेक्टर का। फ्लैट की बात करें तो सीधी, फ्लैट है ना, फ्लैट सरफेस कैसा है, फ्लैट है, एक सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलने वाला हीरो होता है। कॉमन सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो हीरो। राउंड घुमा फिरा के चीजों को अगर वो करेगा तो विलेन है। अब आप कहेंगे सर ये विलेन क्या है? ये कॉमन सी लैंग्वेज में, हम जब मूवी की बात कर रहे हैं तो वहां से आपको रिलेट करिएगा, तब जाके आपको इजिली इनको लर्न कर पाएंगे। और लिटरेचर में इसी हीरो का अगर बात करें तो प्रोटेगनिस्ट कह दिया जाता है, जिसपे आधारित जो मेन वो होता है, मेन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं प्रोटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट को मेन कैरेक्टर जिसपे आधारित वो घटना होती है। अब ये प्रोटेगनिस्ट भी हो सकता है, मेन कैरेक्टर, एंटागनिस्ट भी हो सकता है, विलेन भी हो सकता है। और विलेन को क्या बोलते हैं? एंटागनिस्ट। नोवेल विदाउट की या नोवेल विदाउट हीरो, किस नोवेल को जाना जाता है? ठीक है, किसका ये सब टाइटल है आप बताएंगे इसको। ठीक, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है कि नोवेल विदाउट हीरो करके भी था, तो कौन सा वर्क है वो आप बताएंगे। तो ये थी कैरेक्टर की बात। आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल E.M. फॉस्टर का 1927 में ये बुक थी, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया था क्या, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर का। फ्लैट हमने कहा सीधी रेखा में चलेगा, सीधी सीधी बातें करेगा, सीधे सरफेस पे चलने की बात करेगा, एक सीधे उस पर अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेगा, ठीक, अपने कुछ आदर्शों पे चलेगा, तो उसको हम हीरो बोलेंगे, वही जो है नायक होगा, वही प्रोटेगनिस्ट होगा। और जो घुमा फिरा के चीज़ों को राउंड कर देगा उसको आपको कैसे याद रखना, विलेन होगा, एंटेगनिस्ट होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। E.M. फॉस्टर पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।